कहते हैं मुंबई एक माया नगरी है, यहाँ जो भी जाता है माया में अंधा हो जाता है। तो क्या लगता है कि मुंबई में जो लोग आते हैं वापस जाने के नाम नहीं लेते हैं, वहीं बस जाते हैं। तो ये स्ट्रगल बॉलीवुड का कैसा है? सबसे पहले मैं इसे स्ट्रगल मानता ही नहीं। स्ट्रगल सिर्फ जो छोटा बच्चा होता है चलना सीखता है वो स्ट्रगल है, बाकी सब तो हमारी लाइफ की जर्नी। तो फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई गाड़ी उड़ जाती है या रोहित शेट्टी कारों को उड़ा देते हैं, तो ये एक्चुअल उड़ाते हैं या इनके सेट बनाए जाते हैं या कोई डमी होता है, क्या होता है? एक मूवी थी अभी आई थी अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जी। अगर आपने उसका क्लाइमैक्स सीन देखा हो तो एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेन था जो उड़ाया गया था। एग्जैक्टली वो हकीकत में उड़ाया। इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्टिंग की है, कैसा सफर रहा आपका? सर सफ़र बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि ये मेरा पैशन था, और अगर आप पैशन को अपना काम बना लेते हो, काम को पैशन बना लेते हैं तो खराब तो हो ही नहीं सकता। कितने साल हो गए इंडस्ट्री में आपको? सर इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 22-23 साल हो चुके हैं। मैंने सुना पठान मूवी में आपने कास्टिंग की, उसके अलावा आपने हीरोपंती में किया है, आपने रेस 3 में किया है। जब स्टार्स बड़े बड़े आते हैं, लोग जानना चाहते हैं इनका क्या एटीट्यूड रहता है, क्या ईगो रहता है, कैसे काम करते हैं लोग? सारे ही स्टार्स जो मैंने पिछले 20-25 सालों में काम किया है, मैंने शाहरुख खान से लेके सलमान खान से लेके छोटे से छोटे, या छोटा तो खैर कोई होता नहीं, सारे बड़े होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक सबके साथ काम की। नहीं, मैं इनफेक्ट बोलता हूँ छोटा कोई होता ही नहीं, सारे बड़े होते हैं। क्या अनुपात लगता है आपको कि लड़का को काम मिलना ज़्यादा आसान है लड़की को? तो मेरे हिसाब से सबको काम मिलता है अगर आप टैलेंटेड हैं। प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ आती है? एक्टर्स के साथ आती है, स्टोरी बोर्ड में आती है, या फिर कहीं नई जगह शूट करने में आती है? सर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी तब आती है, रात को डायरेक्टर 10 बजे बोलता है कि सुबह 6 बजे चॉपर चाहिए। अच्छा तो यानी डिमांड्स आती रहती है? सर डिमांड 24 घंटे आती रहती है। कहते हैं बॉलीवुड कलाकार पैदा नहीं होते, इनको बनाया जाता है, और इन स्टारों को बनाने की भूमिका में जो मेन नाम सामने आता है वो है कास्टिंग डायरेक्टर्स। हर फिल्म में, हर सीरियल में एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है जो गिने चुने कलाकारों को रोल देता है उनकी पहचान बनाने के लिए। तो बहुत सारी फिल्मों में आज हमारे साथ कास्टिंग करने वाले एक मौजूद हैं शख्स जिनका नाम है एलेक्स, जिन्होंने रेस 3, हीरोपंती, पठान और बंटी बबली, छोटे मियाँ बड़ी मियाँ, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कास्टिंग दिलाई है। बड़े बड़े स्टारों को मेन पर्दे पर लेकर आए हैं और बहुत छोटे मोटे कलाकारों को भी एक पहचान दिलाई है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एलेक्स जी, जो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, और दुबई में जितने भी शोज चलते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, फिल्में बनती हैं, उनको लाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और पहला सवाल मैं कहना चाहता हूँ, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्टिंग की है, कैसा सफर रहा आपका? सर सफ़र बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि ये मेरा पैशन था, और अगर आप पैशन को अपना काम बना लेते हो, काम को पैशन बना लेते हैं तो खराब तो हो ही नहीं सकता। सही बात है। कितने साल हो गए इंडस्ट्री में आपको? सर इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 22-23 साल हो चुके हैं। अभी मैंने सुना पठान मूवी में आपने कास्टिंग की, उसके अलावा आपने हीरोपंती में किया है, आपने रेस 3 में किया है। जब स्टार्स बड़े बड़े आते हैं, लोग जानना चाहते हैं इनका क्या एटीट्यूड रहता है, क्या ईगो रहता है, कैसे काम करते हैं लोग? सर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम तो यही बोलेंगे कि सारे ही स्टार्स जो मैंने पिछले 20-25 सालों में काम किया है, मैंने शाहरुख खान से लेके सलमान खान से लेके छोटे से छोटे, या छोटा तो खैर कोई होता नहीं, सारे बड़े होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक सबके साथ काम किया। नहीं, मैं इनफेक्ट बोलता हूँ छोटा कोई होता ही नहीं, सारे बड़े होते हैं, सबके साथ काम किया, और सारे ही बड़े कोऑपरेटिव होते हैं जी। लेकिन क्या होता है ना कि जो आर्टिस्ट है ना, कलाकार, वो थोड़ा सा दिल से होता है, वो एक सॉफ्ट नेचर का होता है, तो मूडी भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए लोग फिर उनके बारे में अच्छा बुरा बोल लेते हैं। बट जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, इट्स ऑलवेज गुड। हम सबको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, हमारे साथ में अच्छा ट्रीट किया जाता है, इट्स ऑलवेज गुड। कहते हैं मुंबई एक माया नगरी है, यहाँ जो भी जाता है माया में अंधा हो जाता है। तो क्या लगता है कि मुंबई में जो लोग आते हैं वापस जाने के नाम नहीं लेते हैं, वहीं बस जाते हैं। तो ये स्ट्रगल बॉलीवुड का कैसा है, क्या आप अपनी नज़रों से देखते हो? सबसे पहले मैं इसे स्ट्रगल मानता ही नहीं हूँ। अच्छा। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। स्ट्रगल सिर्फ जो छोटा बच्चा होता है चलना सीखता है वो स्ट्रगल है, बाकी सब तो हमारी लाइफ की जर्नी है। जर्नी है, करेक्ट। तो हम लाइफ की जर्नी एंजॉय करते हैं, जो भी आता है। देखिए हमारे इंडिया में सबसे बड़ा धर्म या पैशन, कुछ भी बोल लीजिए, वो सिर्फ या तो बॉलीवुड है या तो क्रिकेट है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हर शहर से, हर गांव से लोग चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा कुछ नाम कमा लें। तो इसके लिए हर कोई चाहता है कि हम आके फिल्म इंडस्ट्री में अपना ट्राई करें, और अच्छा है, आना भी चाहिए। और खुशी होती है जब नए लोग आते हैं, नया टैलेंट मिलता है हमको, हम उस टैलेंट का
उस टैलेंट को हम सेलुलाइट पे लाने का एक जरिया बनते हैं, अच्छा लगता है। जैसे देखा गया है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, तो कलाकार का बच्चा भी कलाकार बनता है। तो जो स्टार किड्स का जो एक अलग सा चलन हो गया है कि हम उसी को चांस देंगे जिसका बाप बॉलीवुड में होगा या डायरेक्टर बॉलीवुड में होगा, तो नए बच्चों का आने का चांस बहुत कम होता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इजी होता है उनके लिए, जिनको आप नेपोटिज्म की बात करते हो, नेपो किड्स की बात करते हैं, थोड़ा इजी होता है उनके लिए क्योंकि वो उस इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। पर ये नेपोटिज्म, तो अगर आप नेपोटिज्म बोलते हैं इसको अगर, तो ये तो हर इंडस्ट्री में है। डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बन रहा है, लेकिन नहीं भी बन रहा है, तो ऐसी इंडस्ट्री में भी है। और नए लोग भी आते जा रहे हैं हर इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं कितने नए लोग आए हैं। अगर मैं नाम गिनाना बैठ जाऊँ तो शायद हमारा पॉडकास्ट का टाइम जरूरत से ज़्यादा निकल जाए। Exactly. तो इट्स ऑलवेज वेलकम फॉर एवरीवन। तो एक नए लोगों को आने की क्या प्रक्रिया है? कैसे मतलब कलाकार बनते हैं? आप कास्टिंग कैसे करते हैं? इसके बारे में एक चर्चा हो जाए। सर, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है जी, तो सब तक रीच बहुत ईजी हो गई है। सही बात है। छोटे छोटे शहरों से लोग हमारे पास तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम उन तक पहुंच जाते हैं। तो बस यही है कि मैं एक बात बोलता हूं कि ये जो नए लोग आते हैं, ये थोड़ा सा पैशन दिखाएं। ये सिर्फ इनको लगता है कि बस मैंने आते से हीरो बन जाना है, वो थोड़ा मुश्किल है। सब्र नहीं है इनके अंदर। सब्र नहीं है इनके अंदर। आप सब्र रखिए, ज़रूर आपको चांस मिलेगा और आप आगे भी जाएंगे। अभी देखिए, बॉलीवुड का ज़माना बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि बॉलीवुड के स्टार्स जब फिल्म बनाते हैं, करोड़ों की फिल्म बनती है, आती है, निकल जाती है। सेम छोटे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सोशल मीडिया पे फिल्म बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं और तुरंत हिट हो जाते हैं। तो इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है? क्या वो भी स्टार बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। आजकल जैसे मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है जी, और बहुत इजी रीच हो गई है। ठीक है, जहाँ तक फिल्मों की बात है, फिल्मों में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, थिएटर नहीं मिल पाते हैं, आपको बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स आ गए, OTT आ गया है, यूट्यूब है आपके पास में, तो इस तरीके से लोग अपनी प्रोफाइल बना के उस पर भी आगे निकल रहे हैं और चल रहा है। और उससे क्या हो गया कि इतना वास्ट हो गया है हमारा इंडस्ट्री कि हर एक को काम मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। आज 600 लोग बॉम्बे उतर रहे हैं रोज, और इनमें से 200-300 जा भी रहे हैं। कोई एक्टर नहीं बन पाया है तो कोई ना कोई, ये कहना नहीं चाहिए बॉलीवुड में कि कहते हैं दलाल बन जाता है, सप्लायर बन जाता है। कई लोग उल्टे सीधे धंधे ज्वाइन कर लेते हैं। बड़े बड़े ड्रग माफिया भी आजकल बॉम्बे में अड्डा जमाए बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जागरूकता की कमी है या सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है? सर, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, ये भी सच है, और जागरूकता की भी कमी है, और उसके सिवाय पेशेंस भी नहीं है। जी, मैं बहुत से ऐसे नए लोगों से मिलता हूँ, बातचीत होती है, वो आते हैं अपने घर से, अपने शहर से, किसी 2 टियर 3 टियर शहर से आते हैं जी। और ये सोच के आते हैं कि 2 महीने के अंदर मैं हीरो बन जाऊंगा, मुझे लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। नहीं होता है वो, सही बात। वो पेशेंस नहीं होता है। और फिर जब नॉर्मली, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, पर नॉर्मली यही होता है कि वो फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं होते हैं। सही है। और जब वो आते हैं यहाँ पर, जब उनको काम नहीं मिलता है, तो पैसा कमाने के चक्कर में गलत लाइन में लग जाते हैं। जैसा आपने बताया कि अलग अलग चीज़ों में चले जाते हैं, कुछ कहीं कुछ करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, और फिर नाम बदनाम करते हैं इंडस्ट्री का। ये काम नहीं मिला इसलिए हम इसमें चले गए। हकीकत है। आप पैशन रखिए, ज़रूर मिलेगा काम। और कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं। नहीं, हकीकत है। क्या अनुपात लगता है आपको कि लड़का को काम मिलना ज़्यादा आसान है लड़की को? वो जो जग जाहिर है, लड़की पहले काम ले लेती है, पर लड़की को काम जल्दी क्यों मिलता है? इसके बारे में क्या टिप्पणी है? सर, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मेरे हिसाब से सबको काम मिलता है अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके अंदर पैशन है। टैलेंट से ज़्यादा मैं बोलता हूँ पैशन है। अगर आपके अंदर जुनून है तो काम मिलेगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली नीचे के लेवल पे अगर आप बोलो तो लड़कियों को ज़्यादा जल्दी मिलता है। जो साइड रोल वगैरह होते हैं, 1 डे 2 डे आर्टिस्ट। नहीं, मैं जो नए लोग आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे जी। उसमें लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। मैं आगे नाम से नीचे के लेवल पे, जो फिल्मों में नहीं है, छोटे लेवल पे, छोटे OTT पे या YouTube पे काम कर रहे हैं, वहाँ क्या होता है कि जो हमारी एक अनफॉर्चुनेट बात है बहुत ही आज भी, जो मर जात, हम सब मर जात, वो लड़कियों के पीछे पहले भागते हैं। तो उनको शायद हम पहले काम देने की सोचते हैं। बट व्हेन यू कम ऑन अ टॉप लेवल, अपर लेवल, फिल्मों में, वहाँ लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। हम सब एक हैं वहाँ, सब एक साथ, सबको बराबर काम। बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हुए, छावड़ा जी हुए, और इससे पहले बहुत सारे लाए। आप भी एक कास्टिंग डायरेक्टर हो, तो आपने कास्टिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा है? आप पहले कैरेक्टर को देखते हो या लड़का लड़की को देख के आप कैरेक्टर को डिफाइन करते हो? नहीं सर, पहले तो हमारे लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ओके। पहले क्या, हमेशा ही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है,
और क्या होता है जब हम कास्टिंग करते हैं ना, जब हमारे पास में पूरी की पूरी स्टोरी आती है, स्टोरी बोर्ड आता है, तो हमें बताया जाता है डायरेक्टर के साथ में कि हमें इस तरह का कैरेक्टर है ये, और उसमें इस तरह का फेस फिट बैठना चाहिए। तो उसके हिसाब से पहले हम कैरेक्टर को देखते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर चेहरा बिठाते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर उन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बैठ गया, और जो डायरेक्टर के दिमाग में है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा वही है कि जो डायरेक्टर के दिमाग में चेहरा और कैरेक्टर है, अगर वो दोनों बैठ गए तो कास्टिंग परफेक्ट है। अच्छा, ऐसा माना जाता है और बोला भी जाता है इंडस्ट्री में कि बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो अपनी मर्जी से हीरोइन को ले लेते हैं या रिकमेंड करते हैं कि इसी को लो कि मैं इसके साथ काम करूंगा, ये सच है क्या ऐसा? तो घमंड की वजह से नहीं होता है, आजकल तो खैर कम हो गया है, पहले बहुत होता था, सच कहा आपने, आजकल नहीं है ऐसा, पर वो घमंड की वजह से नहीं होता है, वो होता है थोड़ा सा एक कम्फर्ट लेवल भी। अच्छा, कि जिसको इसका शेड्यूल है काम करना। हाँ, ऊपर से आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन अगेन आई से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर, भले ही वो टॉप लेवल पे हो। मैं किसी आर्टिस्ट का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, अगर पर कोई आर्टिस्ट अगर उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहा है, भले ही कितना भी क्लोज हो मेल आर्टिस्ट को, वो फीमेल आर्टिस्ट, तो भी नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो कोशिश ये की जाती है कि उसमें अगर फिट बैठ रहे हैं और आर्टिस्ट अच्छा है तो क्यों नहीं। अच्छा, आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, लड़कियां कहती हैं खासकर, कि हमें काम करने से पहले सोने का ऑफ़र किया गया, कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑफ़र किया गया। तो इंडस्ट्री में ये कितना पुराना सिस्टम है, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ किस हद तक है इंडस्ट्री में आज? सर अगेन इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ उन एरिया तक सीमित है जहाँ पे वो छोटे मोटे फ्रीलांसर्स आके बैठे हैं जो एक्टर बनने आए थे, नहीं बन पाए, उनको अपने पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से निकालने के लिए, तो वो जो नए नए लड़कियां आती हैं उनको फंसाते हैं। आप जानते हैं, आप निकल जाए अंधेरी में कहीं किसी सबब में, आराम नगर में कहीं निकल जाए, कॉफ़ी शॉप पे सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी फिल्में बनती हैं, बंद हो जाती, और कितने हीरो बनते हैं और कितने ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो सारा उस लेवल पे हो रहा है, मैं डिनाई नहीं करता कि नहीं होता है, होता है, बट जागरूकता बढ़ रही है। अभी मैं 3 दिन पहले मुंबई में था जी, वहाँ पे मेरी कुछ लड़कियों से बात हो रही थी, तो वो लड़कियाँ खुद बताती हैं कि हम 1-2 बार में बात करके हम समझ जाते हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या है। सही है, कि क्या चाहता है? ये सच में काम करने वाला है या नहीं है। और जब बैठ के कॉफ़ी पीता है, बात करता है लाखों करोड़ों रुपयों की, और उसके बाद में कॉफ़ी के बिल के टाइम पे बोलता है मैं 2 मिनट में आता हूँ। सही है, समझ में आ जाता है वहाँ क्या है। बिल्कुल। नहीं, आपने कहा कि छोटे आर्टिस्टों के साथ ये प्रॉब्लम है, पर कहीं ना कहीं ऐसा देखा इंडस्ट्री में, जो मी टू कैंपेन चला, बड़े बड़े डायरेक्टर्स और उसमें एक्टर शामिल थे, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ या सोने वाली बात स्टार भी करते आए होंगे, तभी तो ये सब देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। सर 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती है। सही है, ठीक है ना, अच्छा बुरा सब जगह होता है, पर अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो शायद कुछ लोग होंगे उनकी वजह से इंडस्ट्री ख़राब होती रही है, इसलिए मीटू कैंपेन भी चली थी बीच में। अभी भी रिसेंटली भी मैं कुछ कहीं रील्स देख रहा था, किसी लड़की ने कुछ इस तरीके का एक बयान कोई 15 करोड़ दे दे मैं सो जाऊंगी दुबई के शेख के साथ। करेक्ट। वो कई दफ़ा क्या होता है कि हम कैमरे के सामने अपनी रीच बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, या किसी को बदनाम करने के लिए, या किसी को बदनाम करने के लिए, एक तरह से। करेक्ट, हम कुछ भी बोल जाते हैं। एग्जैक्टली। अब कहते हैं कि तिल का ताड़ बनता है, पर तिल तो था, तो छोटा मोटा तिल कहीं ना कहीं होता है, उसको ताड़ बना के बनाया जाता है। बिल्कुल। फिल्मों के अगर प्रोडक्शन की बात करें, फिल्म प्रोडक्शन में कितने टीम काम करती हैं, कितने लोग काम करते हैं? क्योंकि हम तो 3 घंटे की 2 घंटे की फिल्म देख के ये बोल देते हैं यार खराब है, सही है, पर इसके पीछे की कितने लोगों की मेहनत है वो एक बार दिखा दीजिए। सर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपसे बताऊं कि जब कोई फिल्म बनती है ना जी, तो जो आपको कैरेक्टर दिखते हैं, किरदार दिखते हैं पर्दे पर, 100, 50, 200 किरदार, वो नहीं है, उसके पीछे हज़ारों लोग और हैं। सही बात है। चाहे वो कैमरामैन हो, वो लाइटमैन हो, स्पॉट बॉय हो, कोई भी हो, हर तरह के लोग, एडीज हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, सब हैं, चाय बनाने वाला बेचारा, सबके घर चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तकलीफ होती है कि हम जब मूवी देख के आते हैं उसके बाद बोलते हैं अरे यार क्या बेकार मूवी बनाई, पर आप ये सोचिए कि उस बेकार मूवी को बनाने में आज की डेट में अगर हमें 2-4-6 महीने लग रहे हैं, पहले तो सालों लगते थे। करेक्ट। लेकिन कितनों का घर चल रहा है, कितनों की रोजी रोटी चल रही है। कभी कभी सेट पे हमारे पास 1-1 हज़ार लोग भी होते हैं। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, दीपक जी सबसे पहले सेट पे आने वाले वो लोग होते हैं और सबसे आखिर में जाने वाले वही लोग होते हैं, और सबसे कम पैसा भी उनको मिलता है। सही बात है। और उनको रिकग्नाइजेशन भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। वो है बैकबोन एक्चुअली इंडस्ट्री की और प्रोडक्शन की।
सही है। पर हम चमक दमक के आगे बस जो चेहरा दिखता है उसको देखते हैं, उसको याद रखते हैं बस। तो ये जो इतने सालों की मेहनत जो लोग कर रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, इनको पैसा भी अच्छा नहीं मिलता है, तो इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने क्या कोई ऐसा नियम बनाया है कि इनको सही पहचान या इनको इंश्योरेंस कराया जाए या इनके बच्चों की अच्छी शिक्षा का व्यवस्था की जाए? नहीं बिल्कुल ये चल रहा है, ये अलग अलग लोग इंडिविजुअली भी कर रहे हैं, उसके सिवा जो एसोसिएशन बनी हुई है वो भी कर रही है। अच्छा। कोरोना के टाइम पे आपको मालूम है बहुत सारे आर्टिस्ट ने भी किया था। बिल्कुल। सलमान भाई हैं वो करते हैं बहुत, हमेशा ही बताते नहीं हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सब करते रहते हैं। और उसके सिवा एसोसिएशन बनी हुई हैं, आर्टिस्ट की अलग एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर्स की अलग एसोसिएशन है, डायरेक्टर्स की अलग एसोसिएशन है, वो सारे करते रहते हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए करते रहते हैं और होता रह रहा है, चल रहा है। पर इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और क्या होता है कि जब इंडस्ट्री में नए लोग आते हैं ना, वो जब तक एसोसिएशन तक पहुँचे उसके पहले ही बहुत से लोग बेचारे परेशान होकर निकल जाते हैं, तो उनके लिए शायद फाइनेंशियली थोड़ी तकलीफ होती है, उन तक रीच नहीं हो पाती है एसोसिएशंस की। लेकिन एसोसिएशन का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक नज़र आता है कि जब कोई आर्टिस्ट फंसता है किसी केस में, अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले 4 करोड़ के चेक बाउंस के केस में लटक गए हमारे आर्टिस्ट, इनकी अगर कोई, मुझे लगता है कि 10-10 हज़ार भी मदद करता एसोसिएशन से तो शायद उनके कर्जे पूरे हो जाते, पर कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इतने ज़्यादा अटैच्ड हो पाते हैं लोग, उनके को एक्टर्स भी हेल्प करने को ज़्यादा नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इंसानियत की कमी है या फिर एसोसिएशन एक नहीं है? सर गला काट कॉम्पिटिशन, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हर कोई काम करे, लेकिन कभी कभी लगता है अरे नहीं यार, और फिर ये भी होता है कि कभी ये लगता है कि अगर हमने हेल्प कर दी, किसी ने किसी गलत तरीके से सोच लिया तो बिल्कुल। अपनी एक इमेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, मैं प्रॉब्लम बोलूँगा इस वर्ड को यहाँ पर, कि सोशल मीडिया के ज़माने में स्पेशली, कि हमें हमारी इमेज की बहुत परवाह है। बिल्कुल सही बात है। हमारी इमेज अच्छी बनी रहे, अगर हमने कुछ किसी की सपोर्ट कर दिया, जैसे आपने अभी एक आर्टिस्ट का नाम लिया, मतलब जिनके पैसों के बारे में आपने बोला, कुछ लोग सपोर्ट में आगे आए लेकिन उल्टा बोलने वाला भी लोग खड़े हो गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए फिर आज की डेट में बंदा ये चाहता है कि अरे यार बेटर है कि मैं न्यूट्रल रहूँ, पीछे से सपोर्ट कर दूँ, ज़्यादा नहीं करूँ, बताऊँ नहीं कुछ में। बिल्कुल सही बात है। आप लाइन प्रोडक्शन में हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन आपने किए भी होंगे, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ आती है? एक्टर्स के साथ आती है, स्टोरी बोर्ड में आती है, या फिर कहीं नई जगह शूट करने में आती है? सर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी तब आती है जब हमको रात को डायरेक्टर 10 बजे बोलता है कि सुबह 6 बजे चॉपर चाहिए। अच्छा तो यानी डिमांड्स आती रहती हैं? सर डिमांड्स 24 घंटे आती रहती है। अच्छा। तो मैं इनफेक्ट आपको बताऊंगा, हम एक शूट कर रहे थे दुबई में, जी। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, शायद 10-12 साल पुरानी बात है। तो रात को हमारा पैकअप हुआ तकरीबन 6-7 बजे, उसके बाद नेक्स्ट डे की हमारी मीटिंग होती है। हालांकि पहले से पूरी प्लानिंग रहती है, पर कई बार आपका सीन नहीं हो पाता है तो करते हैं, या कुछ और रीज़न से चेंज करना पड़ जाता है। तो यही बोला डायरेक्टर ने, सुबह मुझे 10 बजे चॉपर चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो जो एक्टर है उसका सीन है, उस एक्टर को हमको वापस भेजना है इंडिया। अच्छा। वो करना ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें अब्रॉड में, शायद आजकल तो इंडिया में भी मुश्किल है, अब्रॉड में भी मुश्किल है, बिना फॉर्मेलिटीज़ के आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, एविएशन की परमिशन, ये वो। एग्जैक्टली, तो आजकल वो समझने लगे हैं। जी। बाकी ऐसे तो होता रहता है हमेशा प्रोडक्शन में। जैसे एक बार और एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, हम कोई मूवी शूट कर रहे थे, हमारा कोई छोटा सा सीन था, बैकग्राउंड आर्टिस्ट होंगे 10-20 बैकग्राउंड आर्टिस्ट। जी। रात को 11 बजे ख़त्म हुआ। ख़त्म करने के बाद में मेरे को डायरेक्टर बोलता है कल क्लब सीन करेंगे, सुबह 6 बजे 500 लोग चाहिए। अच्छा। अब रात को 11 बजे आपको बोला जा रहा है सुबह 6 बजे 500 लोग चाहिए, वो भी दुबई जैसे शहर में। कैसे? इंडिया में मुश्किल नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि हमारा इंडिया में ये है कि हमारा फुल टाइम जॉब है एक्टिंग। एग्जैक्टली। चाहे वो एक्स्ट्राज हो, चाहे वो फीचर्ड आर्टिस्ट हो, चाहे सपोर्टिव हो, या मेन कैरेक्टर हो, या क्राउड हो, सबका ये फुल टाइम जॉब है। दुबई में ऐसा नहीं है, दुबई में सबके पास कोई दूसरा फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम और ये पार्ट टाइम है। अच्छा। पर वो चैलेंजेस आते हैं और हम लोग पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा करने की। ग्रेट। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते होंगे जो अचानक डिमांड करते होंगे कि मेरे को इसमें चाहिए, ये चाहिए, तो वो पूरा करना मतलब आप कर देते हो? करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। मुझे एक बात याद आ रही है, कोई इवेंट चल रहा था, फिल्म सेट के भी इवेंट पे आ रहा हूँ, कोई बड़ा सा अवार्ड्स नाइट था। अच्छा। तो रात के करीब 1-1:30 बज रहे थे, हम पीछे बैक स्टेज थे ग्रीन रूम की तरफ, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बोला मुझे भुजिया खाने का दिल कर रहा है। अच्छा। अब दुबई में रात को 2 बजे आप उनको भुजिया खिलाएं, भुजिया कहाँ से लाएं? तो होता है। अच्छा, एक बात और, जो फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई गाड़ी उड़ जाती है, या रोहित शेट्टी कारों को उड़ा देते हैं, तो ये एक्चुअल उड़ाते हैं या इनका सेट बनाए जाते हैं, या कोई डमी होता है, क्या होता है ये? सर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा जी।
एक मूवी थी अभी आई थी अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जी। अगर आपने उसका क्लाइमैक्स सीन देखा हो तो एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेन था जो उड़ाया गया था। एग्जैक्टली। वो हकीकत में उड़ाया था। अच्छा। मैं वहाँ पर था सेट पे फुल टाइम, उसको हकीकत में उड़ाया गया था और अच्छा खासा खर्चा आया था। जाहिर सी बात है पूरा प्लेन उड़ा रहे हो, उड़ाना कितना बड़ा खर्चा है। तो हकीकत में उड़ाया था। तकलीफ उसमें ये होती है कि आप उसमें रिहर्सल्स नहीं कर सकते हो और रीटेक नहीं ले सकते। टेक्स नहीं, वही आप टेक्स नहीं ले सकते हो उसमें। एक ही बार होगा जो होगा, अगर खराब हो गया तो गया, खत्म है किस्सा। उसके पहले बहुत कुछ मतलब बिना उड़ाए हुए सारा कुछ कर लिया जाता है, आर्टिस्ट सब करता है, तो वो भी होता है। एग्जैक्टली। और उसके सिवाय आजकल तो चल ही रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो बहुत कुछ वैसे भी होता है। अच्छा, ऐसा होता है कि आपने पिक्चरें देखी होंगी 100 करोड़, आप जो करते ही 100 करोड़ की पिक्चर से ऊपर ही हैं, तो 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, बाई चांस फ्लॉप चली जाती है। सबसे ज़्यादा दुख प्रोड्यूसर को तो होगा क्योंकि पैसा लगा, या फाइनेंसर को होगा। डायरेक्टर्स, एक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर पर क्या बीतती है? सर फाइनेंशियली हमारा नुकसान नहीं होता है, लेकिन दिल से दुख होता है। एग्जैक्टली। अगर कोई फिल्म बनी है, इतनी मेहनत करके हमने बनाई है, हम चाहते हैं कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। खाली कास्टिंग वाला या डायरेक्टर वाला नहीं, मैं तो बोलूँगा एक लाइटमैन भी बेचारा वही चाहता है एग्जैक्टली कि फिल्म को अप्रिसिएशन उसकी मिले। मेहनत लगी है उसमें। पैसे का नुकसान ठीक है, प्रोड्यूसर्स का होता है, फाइनेंसर्स का होता है। हमें हमारा पूरा पैसा मिलता है, कभी नहीं रुकता हमारा पैसा। इंडस्ट्री में एक खासियत है, लोग बदनाम करते हैं कि पैसा रुकता है, पैसा तो नहीं सबको रुकता मिलता है, सबको मिल जाता है। हाँ, पर दिल दुखता है। नहीं, कभी ऐसा हुआ है जैसे कि गलत एक्टिंग की गई हो, आर्टिस्ट गलत हो, तो डायरेक्टर ने आपको फ़ोन करके बोला हो कि भाई यार कैसी आर्टिस्ट ले लिया तुमने, क्या कर दिया तुमने, ये कहीं फ्रस्ट्रेशन निकाली हो अपनी? 99% नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालता। उसका क्रेडिट मतलब डायरेक्टर खुद ले लेता है कि मेरे कारण फ्लॉप हुई है फिल्म। वो इज कैप्टन ऑफ द शिप। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली डायरेक्टर ही हमेशा अपने ऊपर लेके जाता है कि ये खराब मेरे वजह से हुई है, और जब अच्छी होती है तो फिर मेन लीड के ऊपर चली जाती है कि उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है या उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। ये डिफरेंस है। अच्छा, आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, खासकर सलमान खान के साथ काम किया है आपने, तो इस टॉपिक पर आते हैं कि सलमान खान एक्चुअल लाइफ में कैसे हैं? यहाँ तो दबंगाई उनकी दिखाई देती है फिल्मों में, और लोग कहते भी हैं कि दबंग है बॉलीवुड के, वो एक्चुअल में कैसे इंसान है? सर मैंने उनसे ज़्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं देखा। अच्छा जी, इतने अच्छे दिल के हैं वो, मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अच्छा। मैं एग्जाम्पल गिराने बैठ जाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनके साथ 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। सलमान भाई के साथ सोहेल भाई इनफैक्ट मुझे अपनी फैमिली बोलते हैं। ग्रेट। हाँ, ही ऑलवेज सेज कि एलेक्स इज़ माई फैमिली। तो अभी इनफैक्ट मेरे बर्थडे पे उन्हें विश किया। वेरी वेरी नाइस गाय, और हर एक बंदे की हेल्प करना। अच्छा। और सेट पे भी सबसे बात करना अपना, मतलब जो भी सामने दिख गया उससे बात करना, और बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं। Okay. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर मेरी आदत है बात करते करते एग्जांपल देता हूँ। एक बार वो किसी शायद शूट या इवेंट के लिए, मुझे याद नहीं किसके लिए आए थे, तो नॉर्मली जो है ना कि कोई भी अगर बड़ा आर्टिस्ट आता है ना, तो दुबई में एक सिस्टम में मजलिस, जैसे हमारे यहाँ प्रणाम सर्विस वगैरह होती है ना, उनसे ऊपर, तो उसमें डायरेक्टली आप एयरक्राफ्ट से नीचे आते हो, आपको गाड़ी में बैठा के अलग से ले जाया जाता है। और एक होता है जो प्रणाम सर्विस की, आपको वहाँ से लोग एस्कॉर्ट करके लेके आते हैं। भाई नॉर्मली वहाँ से आते हैं, ठीक है ना। अब जब वो बाहर आए, जहाँ हम उनसे मिले, वहाँ से उनकी कार तक का रास्ता तकरीबन 1 या 2 मिनट का बस। ओके। उनने उस दिन सुबह के 6 बजे थे, उस दिन उन्हें 15 मिनट लगाए सिर्फ वहाँ उस 1 मिनट को। क्यों? उनको 1-2 बच्चे दिख गए। अच्छा। उनके पास चले गए, कैसे हो क्या हो, बात करने लगे। उनको बता रहे हैं हम सलमान खान, आपको फोटो लेना है मेरे साथ? अच्छा। आइए फोटो लीजिए। मतलब हम्बल नेचर है एकदम। बहुत हम्बल नेचर है। तो उन पर कई सारी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, हो सकता है क्या इसके पीछे राज है कि वो टिकने नहीं देते किसी को, या इसकी बर्बादी के पीछे उनका हाथ है, ऐसा भी कुछ बताया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पर कई सारे एक्टर्स एलिगेशन लगाते हैं इस चीज़ को लेके। बिल्कुल लगाते हैं, ठीक है। जैसे ओवरॉइज ने लगाया और कई सारे लोगों ने लगाया। देखिए भाई मूडी हैं, और अगर आपने अभी जिनका नाम लिया उनका बोलते हो, तो ये उस वक्त की बात है जब भाई थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अग्रेसिव थे। ओके। वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो अब। काफ़ी टाइम भी बीत गया है। बहुत विवेक ओबरॉय की बात करी जाए तो ये जमाना 10, 15, 20 साल हो गया है, और शायद उससे ज़्यादा हो गया। करेक्ट। तो दुबई में जितनी एल्बम बनती हैं, फिल्में बनती हैं, आप लाइन प्रोडक्शन करते हैं, सबसे मेन डिफिकल्टी क्या है आपकी लाइफ में जो वहाँ करने में आती है? क्योंकि देश अपना नहीं है, लोग अपने नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है? नहीं सर, बहुत कोऑपरेटिव है वो कंट्री। अच्छा। बिल्कुल। वहाँ पर अगर आप रूल्स और रेगुलेशन से चलते हो ना जी, द ईजीएस्ट प्लेस टू लिव इन दुबई, UAE is the easiest place to live in
if you follow the rules and regulations. The moment you go little bit hanky panky, the worst place to live in. एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ इंडिया में होना चाहिए मेरे ख्याल से। होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए है, ना? बहुत ज़रूरी है। और अच्छा लगता है सर, वहाँ पे हम काम करते हैं, सबको पता है। अब क्या है, जैसे हम शुरू में स्टार्ट किए थे जागरूकता वाली बात, तो अभी सब जागरूक हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हमें परमिशन लेना है 4 दिन लगेंगे, अगर म्यूजिक वीडियो की परमिशन पे तो 4 दिन लगेंगे। बिल्कुल, और सब कुछ शॉर्टकट नहीं ऑनलाइन अपनाने है, शॉर्टकट नहीं है, और सब कुछ ऑनलाइन है। अच्छा, तो इजी होता है, उस पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पैसे भी आपको पूरा ऑफिशियली ऑनलाइन पे करना है, अच्छा सब हो जाता है। अच्छा, बात करें सेलिब्रिटी मैनेजमेंट की बात करें, बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपना पीआर कराना चाहते हैं या चाहते हैं कि कहीं हाईलाइट हो जाए, तो आप उन्हें कैसे मदद करते हैं? सर हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का। अच्छा, क्या होता है, हर आदमी 2 पैसा बचाना भी चाह रहा है, कमाना भी चाह रहा है। तो इस पर हमारी जो यूएसपी है ना, वो ये है कि जब कोई सेलिब्रिटी दुबई आ रहा होता है पर्सनली घूमने के लिए या किसी और इवेंट के लिए, हमारे अच्छे कनेक्शन हैं उनके साथ में वैसे ही, तो वो हमें बता देते हैं, हम उनसे पूछते रहते हैं आ रहे हैं, हम उनका अपीयरेंस करवा देते हैं, उनको उनका पैसा मिल जाता है। अच्छा, और जो वहाँ का क्लाइंट है, ऑर्गेनाइजर है, उसको उनकी होटल और टिकट का पे नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो दोनों का फायदा, बार्टर सिस्टम हो इट जाता इज़ विन विन सिचुएशन। है। ओके, तो होता है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ में मैं रेगुलर काम करता हूँ। सबसे पहला मैं नाम लूँगा यहाँ पे अमीषा जी का, अमीषा पटेल जी। जी, उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन बहुत लंबे वक्त से है, अच्छा, और शी इज़ एक्सक्लूसिवली विद मी विद माई कंपनी कॉल्ड मीडिया स्क्वायर फिल्म्स फॉर गल्फ रीजन। ओके, ग्रेट। हाँ, तो उसके सिवा और भी ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट के साथ में काम करते हैं। नहीं, इनका आज जैसे आप बताते हो कि एक एक्सक्लूसिव आपने किया, तो क्या कोई ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि आप हमारे अलावा कहीं और नहीं काम कर सकते? हमारे अलावा काम नहीं कर सकते ऐसा नहीं होता है। आर्टिस्ट को डायरेक्टली तो लोग कांटेक्ट करते ही हैं। बिल्कुल, वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना चाहे तो जा सकती है। नहीं, वो हमेशा हर जगह, फ्रेंड्स के नहीं, कहीं भी जाना चाहे, कुछ भी हो, वो सब करते हैं, दे आर फ्री फॉर दैट। जब हम उनके साथ एक्सक्लूसिव होते हैं, इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने कांटेक्ट किया अमीषा जी को कि मुझे दुबई में इवेंट करना है जी, उनकी टीम ने आपसे रेट वगैरह भी डिसाइड कर लिए, सब हो गया। जब सब हो गया उसके बाद बोला जाएगा कि हमारा ये बंदा वहाँ दुबई में बैठा, आप उससे बाकी कोऑर्डिनेट करिए। ओके, और हमारी फीस जो है वो उनकी तरफ से आएगी, आप नहीं दे रहे हो हमको। ओके, ओके। तो हम इस तरह से उनके पार्ट होते हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारी ब्रांडिंग कराने के लिए लोग आर्टिस्ट को लेके आते हैं दूसरे शहरों में, रेट्स बड़े फ्लक्चुएट होते हैं, कोई 2 लाख 5 लाख 50 लाख तक मांगते हैं। तो मतलब एक ऐसा कोई एसोसिएशन या जगह नहीं है जहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि भाई इनका इतना रेट है, या ऐड कराने का, या अपनी मर्जी से कुछ भी चले जा रहा है इंडस्ट्री में? वो अपनी मर्जी से चल रहा है, जो जितना मन कर रहा है उतना मांग रहा है। तो आप मतलब कैसे हेल्प कर सकते हैं? कोई इंसान अगर ब्रांडिंग कराना चाहता है, अपने प्रमोशंस कराना चाहता है, किन किन आर्टिस्ट के साथ काम कर सकते हैं आप? सर स्काई इज द लिमिट। हर आर्टिस्ट के साथ हमारी रीच है, राइट फ्रॉम द प्लस A++ से सबसे नीचे तक के। ओके, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। और हमारा ये होता है कि इंडिया में मैंने देखा मेनली क्या होता है, स्पेशली अगर हम 2 टियर 3 टियर सिटीज से देखें, वो डायरेक्टली आर्टिस्ट की टीम तक नहीं पहुंच पाते। Exactly. बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, बिल्कुल। तो पैसा बढ़ता जाता है, महंगा होता जाता है। महंगा होता जाता है। अगर आप डायरेक्ट आर्टिस्ट की टीम के साथ काम कर रहे हो, जैसे अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब भी किसी भी आर्टिस्ट के लिए काम करता हूँ ना, मैं क्लाइंट से पैसे नहीं लेता हूँ, मेरी फीस नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा, मेरी फीस सेलअप से आती है। आर्टिस्ट आपको मतलब देता आर्टिस्ट मुझे पैसे देता है, चाहे कोई भी हो, भले ही मैंने उनके साथ पहले काम ना किया हो, तो भी पैसा मुझे वहीं से आएगा, और मैं पैसा आर्टिस्ट को ही डायरेक्ट दिलवाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि आप मुझे दीजिए पहले फिर मैं उनको दूंगा, अपना मैंने अच्छा बड़ा रख लिया। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट को एक अच्छा रेट मिल जाता है, और एक फेयर रिलेशन भी हो जाता है, और एक फेयर रिलेशन हो जाता है, और एक कंफर्टेबल बन जाता है, और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि कभी किसी इवेंट के लिए आपने बोला कि हमें ये एक्स आर्टिस्ट चाहिए, दीपक जी चाहिए हमें फॉर एग्जांपल, तो अब मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने बोला ठीक है मिल जाएंगे, 20 लाख रुपए लगेगा। आपने बोला ठीक है, मुझे ना उनको 200 अवार्ड दिलवाने हैं उनसे, और 2 घंटे के लिए कर दिया। पर नहीं, आर्टिस्ट ने आपको बोला तो खाली आधे घंटे के लिए जाऊँगा। एग्जैक्टली, मैं 200 अवार्ड देने के लिए खड़ा नहीं रहूँगा, जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं उस पर। सही बात है। तो फिर वो कोऑर्डिनेटर के चक्कर में लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट गलत कर रहा है, पर आर्टिस्ट गलत नहीं करता होता है, वो कोऑर्डिनेटर की गलतफहमी की वजह से वो होता है। और जो एक चीज़ मैं आपको उस पर बोलूँगा कि हम लोगों ने ये देखा नॉर्मली क्या करते हैं, पीपल ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर। हमारी कंपनी का ये है कि वी अंडर कमिट ओवर डिलीवर।
क्या बात है। नहीं, आपके जैसे रिलेशन तो हो ही गए होंगे बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ में, सालों से आपने काम किया है। तो अमीषा पटेल जी हुई, सलमान खान हुए, बहुत सारे लोग हुए, तो इनसे आप डायरेक्टली बात करके, मतलब जैसे आपकी फैमिली फंक्शंस हैं या और भी लोग फंक्शंस हैं, तो ऐसा हो जाता है कि मतलब आपसे बात करें थोड़ा कम में आ जाएंगे, बाहर से महंगे पड़ रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। रिलेशन मतलब मायने रखते हैं? बिल्कुल मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया, लिटरली डे बिफोर यस्टरडे, इंदौर में। कुछ आर्टिस्ट को लेके गया था मैं, आफ्ताब शिवदसानी, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अश्मित पटेल। तो मैं अगर रिक्वेस्ट करूं उनसे, इसमें तो खैर उन्होंने पूरे जो किया, तो कभी मैं बोलूं कि सर नहीं, या स्पेशली अगर मेरी फैमिली का है कुछ, तो फैमिली है तो वो तो फ्री में आने फैमिली है, फिर तो फ्री में आने को तैयार हो जाएंगे भाई। इतने रिश्ते तो बनाए हैं हमने। बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी डिफिकल्टी आर्टिस्ट साइड से आती है या फिर जो कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उनके साइड से आती है? सर अगर आप कम्युनिकेशन बराबर रख रहे हो ना, तो कहीं से डिफिकल्ट तो बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस होता है। हम क्या करते हैं, हम छुपाते हैं बातें। जब ब्रांड्स की तरफ से हम बोलते हैं कि ठीक है हमें पता है, अगर हम पहले बोलेंगे तो या तो आर्टिस्ट ज़्यादा पैसा मांग, आर्टिस्ट पता, आर्टिस्ट का मैनेजर है टीम, वो या तो ज़्यादा पैसा मांग लेगा या ना कर देगा। तब सोचते हैं वहाँ आएगा, हम जमा लेंगे, हम जुगाड़ू दिमाग लगाते हैं। अच्छा। और वहाँ गलत हो जाते हैं। होना भी चाहिए सर। तो हमारा क्या होता है, हम क्लियर रखते हैं हर चीज़, ब्लैक एंड वाइट। ये डिलीवरेबल्स हैं, इतनी देर ये होगा, इसका इतना होगा। जितना हमने कमिट किया आर्टिस्ट की तरफ से, वो आर्टिस्ट पूरा करेगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आर्टिस्ट की फ्लाइट छूट गई, बीमार हो गया, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? सर उस तरह की चीज़ों पे तो अब ह्यूमैनिटी आती है आगे। फ्लाइट छूट गई, आगे पीछे सब हो जाता है, लेकिन अगर फ्लाइट नॉर्मली छूटती नहीं है किसी भी आर्टिस्ट की। फ्लाइट तो छूटना बहुत शायद ही कभी होता हो, पर हाँ अगर किसी की तबीयत कभी ख़राब हो गई, नहीं गए तो कैंसिल करना पड़ेगा। फिर वो रीशेड्यूल होता है। अच्छा, ऐसा बहुत देखा है कि आर्टिस्ट नए नए बनते हैं, जोश होता है, थोड़ा घमंड भी होता है, मैनेजमेंट थोड़ा वीक हो जाता है उनका, क्योंकि वो अपने घमंड में रहते हैं। इनको कैसे संभालते हो आप? इनसे कैसे बातें करते हो? उनको दिखाते हो कि नहीं कि भाई अभी टाइम चल रहा है, बाद में जाके टाइम नहीं बचेगा? ये सर ये बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने देखा है रिसेंटली बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सही बोला है, सर पर चढ़ के बात करते हैं। सर आपने बहुत सही बोला है, पर ये वो आर्टिस्ट है जो नए नए आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और आर्टिस्ट से ज़्यादा उनकी टीम वो भड़काती रहती है उनको कि मुझे स्टाफ के लिए 2 गाड़ियां चाहिए, 4 रूम ये चाहिए उनके लिए, आर्टिस्ट के लिए ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा है कि भैया मर्सिडीज से नीचे बैठेंगे नहीं हम। बिल्कुल। अभी हुआ है कुछ दिनों पहले कि इनोवा भेजी की थी, मना कर दी थी। बिल्कुल सर, ये बहुत होता है। मैं फिर से यहाँ पे अपने, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस 20-25 साल से है जी, तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं शायद नाम नहीं ले सकता, पर बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में ऐसा होता रहा है कि उनकी टीम बोलती है। अच्छा मैं एक एग्जांपल दूंगा बिना नाम लिए हुए, ठीक है जी। हम कोई इवेंट कर रहे थे, तो उसमें आर्टिस्ट नीचे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे थे, उसी होटल में जहाँ हम सब ठहरे हुए थे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी आर्टिस्ट है उसके लिए उसका पूरा जितना भी इन रूम डाइनिंग है या F&B जो भी है, वो पूरा ओपन होता है। लेकिन जो टीम का होता है उसको हम लिमिटेशंस में रखते हैं। कभी हम कूपन्स दे देते हैं उनको, फूड कूपन्स देते हैं, कभी एक कैप लगा देते हैं इतने की। तो क्योंकि क्या होता, नहीं तो आर्टिस्ट अपने रूम में बैठा है, 50 लोग, आर्टिस्ट रूम के अंदर बैठा हुआ है, हॉल में 50 लोग बैठे हैं, मंगाते जा रहे हैं, चाहते आ रहे हैं, तो उसमें फिर ऑर्गेनाइजर का नुकसान होता है। Exactly, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि वो आर्टिस्ट बैठ के डिनर कर रहे थे, उनके साथ में उनकी टीम के 2-3 लोग भी डिनर कर रहे थे, जबकि टीम के लोगों को हमने कूपन्स दिए हुए थे। अच्छा। अब अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त वहाँ से क्रॉस हो रहा था, जब वो वेटर बिल लेके गया उनके पास कि पे करिए, तो आर्टिस्ट के मैनेजर ने मुझे बोला कि साइन कर दो। मैंने कहा सॉरी सर, आपको हमने कूपन्स दिए हुए हैं, आर्टिस्ट का जो खाने का है आई टेक केयर ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो उस पर आर्टिस्ट ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, बाद में नाराज हो गया। अच्छा। बोला मैं सेट पे, मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। तो उसमें फिर जो हमारे सीनियर लोग होते हैं वो आते हैं, बात को बराबर कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं, तो वो भी होता है कभी Part of कभी। it। अच्छा, आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े स्टारों के साथ में, सबसे अच्छा बिहेवियर फ्रेंडली किसका लगा आपको, किस स्टार का लगा? यार एक का बोलना मुश्किल है। सबसे पहले तो मेरे को सलमान भाई दिमाग में आते हैं। सलमान खान का कि अच्छा बर्ताव है? बहुत अच्छा। ओके। शायद अच्छा वर्ड तो कम है, बहुत अच्छा बर्ताव है। मेरे उनके साथ इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, इतने अच्छे हैं। कोई ऐसी बात हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं यार मज़ा आ गया है, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो या कोई घटना हुई हो? सर एक पुरानी बात बताऊंगा मैं आपको। आई गेस 2012 या 13 की बात है। हम कोई किसी इवेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दुबई में। अब उनकी सुबह शायद 4 बजे की फ़्लाइट थी, और जहाँ वो रह रहे थे वहाँ से एयरपोर्ट वॉज ऑलमोस्ट 1 आवर ड्राइव।
लेट हो गए, कुछ लोगों के साथ बैठे थे, मीटिंग्स में बातें चल रही थी ये वो, तो फ्लाइट के लिए उनको डिले हो रहा था बहुत, वो निकल नहीं पा रहे थे। ओके तो उस वक्त पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। ओके। तो उस वक्त पे मैं किसी को असिस्ट कर रहा था। अच्छा। तो ऐसी बात है, 2012-13 की बात है। तो मैं उनका यहाँ नाम भी लेना चाहूँगा, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। वो मुझे इंडस्ट्री में लेने, इंडस्ट्री मतलब इवेंट इंडस्ट्री में लाने वाले और खान फैमिली से मिलवाने वाले, वो भी एक खान है, समीर खान। समीर खान। हाँ, तो वो थे, मैं था, सोहेल भाई खड़े थे, सब लोग खड़े थे। अब मीटिंग चल रही है, सलमान भाई को बोले कौन, अच्छा। कैसे करें, और मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो ये डिसाइड हुआ कि मैं और भाई के स्टाफ के 1-2 लोग एयरपोर्ट पर जाके ट्राई करते हैं बोर्डिंग पास लेने की। अच्छा। उस वक्त पासपोर्ट लेके चलते थे, पूरा बोर्डिंग पास सब पेपर पे ही आता था। तो गए, हमने बोर्डिंग पास वगैरह लिया। भाई मतलब लिटरली फ्लाइट क्लोज होने के 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। अच्छा, मतलब पंक्चुअल भी हैं, सबका ध्यान भी रखते हैं। मैं क्यों ये बात बताना चाह रहा हूँ, सुनिए अभी कंटिन्यू। तो अब जल्दी जल्दी करके आए, हम लोग ऑडिशन कर रहे थे। तो जब हम गए एयरपोर्ट पे, जब मैं गया तो एयरपोर्ट स्टाफ ने मना कर दिया बोर्डिंग पास देने को। यू आर नॉट सलमान खान। मैंने कहा सबको सामना सलमान खान। ऑनलाइन तो था नहीं कि आपने बोर्डिंग पास लेकर रखा था। तो फिर ड्यूटी मैनेजर से बात किया, कोई लोकल लेडी थी, बोली मैं एक ही शर्त पे बोर्डिंग पास बनाऊंगी। बोर्डिंग पास बना के, क्योंकि बोर्डिंग पास बंद होने, मतलब लॉक होने का टाइम आ गया था बोर्डिंग बंद होने का। तो मैं बोर्डिंग पास बना के अपने पास रखूंगी, जब वो आएंगे तो मेरा एक फोटो करवाओगे हमारे साथ। अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल करवाऊंगा। यहाँ भी रिश्वत। फैन तो हर जगह होते हैं, भाई के फैन तो हर जगह है, और अरब वर्ल्ड में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो हम वॉकवे पे चल रहे थे, भाई का टाइम बहुत कम था, गेट क्लोज होने वाले थे, प्लेन तो नहीं रोक सकते हो, बोर्डिंग पास तो लेके आपने रख लिया। चलते चलते उसका फोटो कराया। जब आगे गए इमिग्रेशन तक पहुंचने में, जब वो अंदर एंटर हो रहे थे, उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया। अच्छा। मुझे लगा शायद पैसा दे रहे हैं कुछ, तो मैंने कहा नहीं भाई ज़रूरत नहीं, नहीं लो। मैंने कहा नहीं भाई रख, हक से, और हाथ में पकड़ा के निकल गए। अच्छा। गए, कट्टू मैंने खोला तो उसके अंदर सर 1 साल की जिम की मेंबरशिप थी, एक बड़े जिम की। अच्छा। इसलिए कि उनको टीम ने ये बोला कि ये जिमिंग नहीं करता है, फालतू खाता रहता है, इसका कुछ ख्याल रखना है अपने को। क्या बात। तो ये है सलमान खान। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आखिर में आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में, लाइन प्रोडक्शन में या कास्टिंग में आने के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? सिर्फ एक चीज़, जुनून और ईमानदारी। क्या बात है, बस। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप जब तक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपके बाद जो पीढ़ियाँ करेंगी, मुझे लगता है कि बीच से दलाली खत्म हो जाएगी, लोगों का प्रेशर बढ़ता है, बहुत टेंशन्स होते हैं। स्टार्स को संभालना एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, जो आप में बहुत धैर्यता से आपने करना सीखा है। और आगे भी मैं यही दुआ करता हूँ कि आप इस तरह आगे बढ़िए। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो डायरेक्ट हैं, अपने स्टारों के साथ में उठते बैठते हैं, इन लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है कि बीच के लोग और बजट बहुत कट हो जाता है, और बहुत हद तक आप इनके क्लोज भी रहेंगे तो बहुत सारे स्टारों से क्लोज भी रहेंगे। और मेरा मानना तो यही है कि जब तक आप जैसे कर्मठ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जब तक इंडस्ट्री में हैं, तब तक इंडस्ट्री बदनाम होने से बचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, दीपक जी का चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।